So in the previous class, we applied Gauss law to calculate electric field due to a charged shell of radius r. और वो इलेक्ट्रिक फील्ड शेल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो किस तरह का आया. फॉर ए पॉइंट आउटसाइड द शेल द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड शेल इज सिमिलर to the case when whole of the charge is situated at a single point. यानी पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है बिल्कुल वैसा ही आया. यानी आउटसाइड पॉइंट के लिए भले ही शेल के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल पॉइंट चार्ज वाले केस जैसा ही आता है. और इनसाइड द शेल, सिंस इनसाइड द शेल देयर इज नो मैटर, देयरफॉर देयर इज नो चार्ज एंड देयरफॉर नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल. तो ये हमारा डिस्कशन था. नाउ टुडे वी आर टेकिंग द केस ऑफ ए सॉलिड स्फीयर. यहाँ पर शेल में क्या होता है, शेल के अंदर कुछ नहीं होता है, खाली जगह, ओनली सरफेस. बट सॉलिड स्फीयर अगर हम लेते हैं, सॉलिड स्फीयर और शेल में ये डिफरेंस है कि सॉलिड स्फीयर के अंदर भी मैटर होगा, और अगर अंदर मैटर है तो अंदर चार्ज भी रह सकता है. ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन शेल एंड सॉलिड स्फीयर. लेकिन सॉलिड स्फीयर के केस में भी हमारे पास दो ऑप्शंस होंगे. एक तो होगा कि हमारा जो स्फीयर है क्या वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का है या कंडक्टिंग मटेरियल का है. दोनों केस में क्या डिफरेंस होगा, दैट वी विल डिस्कस टुडे. सपोज वी हैव ए सॉलिड स्फीयर. ये एक स्फीयर है और इसका रेडियस हम मान लेते हैं कि r है. हियर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड सपोज r इज इट्स रेडियस एंड दिस इज ए सॉलिड स्फीयर. सॉलिड स्फीयर का मतलब है कि यहां अंदर भी सब जगह इसमें मैटर है. ठीक है, लेट द स्फीयर इज ए कंडक्टिंग स्फीयर. ओके, अगर मान लो कि स्फीयर इज मेड अप ऑफ ए कंडक्टिंग मटेरियल. जैसे कि कोई मेटल हो, सपोज एक मेटल का बॉल है, एक स्फीयर है. अगर इसके अंदर हम चार्ज देते हैं, इस मेटालिक स्फीयर के अंदर अगर हमने चार्ज दिया, ओके, सो इफ वी हैव अ मेटालिक स्फीयर, ये हमारा ब्लू वाला जो है, सपोज ये मेटालिक स्फीयर है, एंड व्हाट हैपेंस इफ वी गिव चार्ज इनसाइड द मेटालिक स्फीयर. सपोज हमने यहां पर चार्ज दिया. सो देयर इफ वी आर गिविंग ए पॉजिटिव चार्ज, देन व्हाट हैपेंस, ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड इन दिस स्फीयर. इस चार्ज की वजह से एक रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आ जाएगा. ठीक है, और ये रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट ये होगा कि क्योंकि ये हमारे पास मेटालिक स्फीयर है, दिस इज ए मेटालिक स्फीयर, देन व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ metals on the basis of electricity. Metals have free electrons inside them. metals में होते हैं free electrons. ठीक है, ये क्या है, ये हैं free electrons. तो free electrons है यहाँ पर, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन डायग्राम में दिखाई दे रहा है. then what happens, due to the effect of this electric field, free electrons experience a force. Why they are called free electrons? Because they are free to move inside the metal. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक फ्री इलेक्ट्रॉन को रखते हैं, then it experiences a force. According to this equation, here Q will be charge of electron. So this equation becomes minus E into vector E. Okay, where minus E is the charge of electron and E is the electric field. तो ये एक वेक्टर इक्वेशन है, और अगर वेक्टर इक्वेशन में माइनस साइन आ जाता है, ये यहाँ पे माइनस साइन दिखाई दे रहा है, वेक्टर इक्वेशन में अगर माइनस है तो वेक्टर के साथ माइनस का मतलब क्या होता है, द डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट. यानी कि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, इस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, फोर्स ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अब इस डायग्राम में देखो, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो रेड वाले जो इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन पर जो फोर्स लग रहा है, दिस फोर्स इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगेंगे. ठीक है, उससे क्या होगा, पूरे स्फीयर में सब जगह जो इलेक्ट्रॉन्स थे, यहां पर, यहां पर, यहां पर, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स
इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अंदर की तरफ जाने लगेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड, सो दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल मूव रेडियली इनवर्ड टू द स्फीयर। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पूरे स्फीयर में से चल करके कहां पहुंच जाएंगे, सेंटर पर, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, सरफेस पर, सरफेस वाली जगह पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। और जहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है वहां पर कैसा चार्ज हो जाता है, वहां हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव चार्ज जो सेंटर पे हमने दिया था उससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पूरे स्फीयर से इलेक्ट्रॉन्स चलकर सेंटर की तरफ चले गए, और जो अंदर पॉजिटिव चार्ज है वो उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से न्यूट्रलाइज हो जाता है और सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, यानी कि वॉट एवर चार्ज इज गिवन इनसाइड द स्फीयर दैट अपीयर्स आफ्टर ए मोमेंट ऑन द सरफेस ओनली। इन शॉर्ट अगर एक स्टेटमेंट बोलें तो ऐसा बोल सकते हैं कि एक मेटेलिक स्फीयर को, यानी मेटेलिक स्फीयर मतलब कंडक्टिंग स्फीयर, अगर कंडक्टिंग स्फीयर पर हमने अंदर चार्ज दिया भी तो वो सिर्फ कुछ मोमेंट के लिए रहेगा, एक मोमेंट के लिए, और सारा चार्ज सरफेस पर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, दैट हैज बीन एक्सप्लेन्ड हियर। ठीक है, यहां पर हमने इस बात को समझ लिया है कि सारा चार्ज सरफेस पर क्यों आ जाएगा। तो सॉलिड स्फीयर था और कंडक्टिंग मटेरियल का था, हमने उस पर जितना भी चार्ज दिया वो पूरा का पूरा चार्ज अल्टीमेटली आ जाता है स्फीयर के सरफेस पर। ठीक है, यहां जो भी चार्ज दिया था, भले ही अंदर मैटर है, बट द मैटर इज कंडक्टिंग मैटर, देयरफॉर whole of the charge, whatever charge is given inside the solid sphere, that comes on the surface. Clear? ये एक बात हुई। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर शेल वाले डायग्राम से इस डायग्राम को हम कंपेयर करें तो शेल वाले डायग्राम और इस डायग्राम में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिफरेंस नहीं है। शेल वाले डायग्राम में भी पूरा का पूरा चार्ज सरफेस पर आ गया था, क्योंकि वहां अंदर मैटर ही नहीं था, तो जहां मैटर नहीं होगा वहां चार्ज भी नहीं होगा। तो शेल वाले केस में पूरा का पूरा चार्ज कहां था, शेल के सरफेस पर। और इस केस में क्या हुआ, देयर वॉज मैटर इनसाइड द स्फीयर बट द मैटर वॉज कंडक्टिंग। तो अंदर मैटर होते हुए भी अंदर चार्ज नहीं रहा, वह पूरा का पूरा चार्ज कहां आ गया, सरफेस पर आ गया, बिकॉज ऑफ कंडक्टिंग नेचर ऑफ द मैटर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये मैटर के कंडक्टिंग नेचर की वजह से हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ए मेटेलिक स्फीयर इज एग्जैक्टली सिमिलर टू ए चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। ठीक है, बिल्कुल शेल के जैसा ही है, भले ही अंदर मैटर है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां भी सारा चार्ज क्योंकि सरफेस पर है तो ये शेल के जैसा ही माना जाएगा। इट मीन्स द कैलकुलेशंस फॉर ए मेटेलिक स्फीयर will be exactly similar to that for a charged shell. शेल के लिए जो भी कैलकुलेशन था वो इस केस में भी एग्जैक्टली सेम होगा, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेटेलिक स्फीयर भले ही सॉलिड है, ये शेल के जैसा ही माना जाएगा। सो अगर शेल के जैसा इसको मानते हैं, सो व्हाट विल बी आवर रिजल्ट्स, हमारे रिजल्ट्स क्या होंगे, जो पहले आए थे वही सेम रिजल्ट्स यहां भी रहेंगे कि आउटसाइड पॉइंट के लिए, दैट इज फॉर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R square. R is the distance from the center of that point where field is to be calculated. Okay, this distance is R. This we have already discussed. And Q is the charge on the surface. Okay, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, सरफेस के लिए फॉर R इक्वल टू कैपिटल R, सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि सरफेस वाले पॉइंट के लिए स्मॉल r विल बी इक्वल टू कैपिटल R. इज इट क्लियर? फॉर ए पॉइंट इनसाइड द sphere, what will happen? In this case, R is less than capital R. So inside there is no charge, therefore there is no electric field. So all the results and all the calculations are similar to that for a charged shell. Okay, now we consider that
our sphere is of a non conducting material, then कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में क्या डिफरेंस होगा? डिफरेंस ये होगा कि अगर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का स्फीयर है तो अंदर जहां भी चार्ज देंगे वो अपनी जगह में फिक्स रहेगा, इट विल नॉट कम ऑन द सरफेस। क्यों नहीं आएगा? यहां भी तो चार्ज है, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड भी होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी पिछले वाले केस में था। फिर भी यहां पर चार्ज सरफेस पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? व्हाट इज द रीजन? यस, चार्ज इज इन द वॉल्यूम। Why charge does not come on the surface in this case of non-conducting material? The reason is because the material is non-conducting. It means it does not have free electrons. तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। मैटर में सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही चार्ज को मूव करवाते हैं, एक से दूसरी जगह फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही मूव कर सकते हैं। एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अवेलेबल इन दिस केस। इट मीन्स द चार्ज विल नॉट फ्लो इनसाइड द मटेरियल। जहां भी चार्ज दिया हुआ है वो उसी जगह में रह जाएगा, ठीक है। पूरा चार्ज सरफेस पर नहीं आएगा, यस, और वो अंदर भी रहेगा, वॉल्यूम में भी चार्ज रहेगा। तो उससे डिफरेंस क्या आएगा? देखो, अगर आउटसाइड पॉइंट के लिए हम यहां पर सपोज हमारा पॉइंट है, एट दिस पॉइंट वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है? हम एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं, ठीक है। एंड गॉसियन सरफेस मस्ट इंक्लूड पॉइंट पी। ये सबसे पहले गॉसियन सरफेस लो। गॉसियन सरफेस, ये ग्रीन वाला हमारा क्या हो गया? गॉसियन सरफेस, ठीक है। गॉसियन सरफेस ले लिया, उसके बाद क्या करते हैं? पी पॉइंट पर एक सरफेस एलिमेंट लेते हैं, फिर इस सरफेस एलिमेंट के लिए एक एरिया वेक्टर यानी सरफेस वेक्टर बनाते हैं। ये हो जाएगा हमारा सरफेस वेक्टर ds। देन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल देखेंगे, ठीक है। एवरीथिंग इज सेम, बिल्कुल वैसे ही। देन व्हाट डू? वी कैलकुलेट फ्लक्स फॉर दिस स्मॉल सरफेस एरिया, दैट इज E डॉट ds, which comes out to be E ds cos 0 and ultimately it is E ds। इतना आ गया। फिर उसके बाद क्या करते हैं? वी हैव टू कैलकुलेट फ्लक्स फॉर द कंप्लीट सरफेस। पूरे सरफेस के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो हमारा सरफेस है ये r रेडियस का था, गॉसियन सरफेस। r रेडियस का ही क्यों लिया? बिकॉज r इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर। तो फ्लक्स जब हम कैलकुलेट करेंगे, आई एम नॉट राइटिंग एवरी स्टेप बिकॉज इट इज एग्जैक्टली सेम। तो फ्लक्स हमारा आ जाता है E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। दिस इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द होल गॉसियन सरफेस। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग कम्स व्हेन वी राइट इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जब हम फ्लक्स लिखेंगे तो गॉस लॉ क्या कहता है? द फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज 1 by epsilon naught times net charge enclosed inside the surface. Okay, so we have to identify this thing, net charge enclosed by the Gaussian surface. So in this case, when point P is outside the चार्ज्ड स्फीयर, ये ब्लू वाला स्फीयर चार्ज है, ग्रीन वाला क्या है? गॉसियन सरफेस। तो P पॉइंट तो यहां पर है, ठीक है। तो जब हम गॉसियन सरफेस को देखेंगे फॉर दिस केस, विच केस? व्हेन r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, मींस फॉर ए पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर। तो यहां क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो हमारा ग्रीन वाला सरफेस है, क्लोज्ड स्फीयर, वो गॉसियन सरफेस है और उसके अंदर पूरा चार्ज, इस स्फीयर पर जितना भी चार्ज है, प्लस Q चार्ज, जितना भी चार्ज है, पूरा का पूरा चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज हो रहा है। इट मींस फॉर ए पॉइंट outside the sphere, that is r greater than capital R, Q net enclosed, in this case Q net enclosed, for which case? R greater than capital R. For this case Q net enclosed is equal to total charge inside the sphere, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा? phi E will be equal to 1 by epsilon naught into Q। ये हमारा हो जाएगा फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। देन दिस इज द कैलकुलेटेड फ्लक्स, दिस इज फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। फिर हम दोनों को क्या करेंगे? इक्वेट कर देंगे। तो अगर इक्वेट करते हैं, यानी कि फ्रॉम इक्वेशंस 2 and 3, what do we get? E into 4 pi r square is equal to
1 by epsilon naught q, and as you can see again we have got the same result. जो पॉइंट चार्ज के लिए r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, जो शेल के लिए बाहर वाले पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, बिल्कुल वही इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आया इस केस में भी। जब सरफेस पर चार्ज नहीं है, मतलब सिर्फ सरफेस पर नहीं है, सेंटर पर नहीं है, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्टिल द रिजल्ट इज सेम। यानी आउटसाइड पॉइंट के लिए सॉलिड स्फेयर हो, शेल हो और सॉलिड स्फेयर कंडक्टिंग मटेरियल का हो, इन एवरी केस द रिजल्ट इज सेम। देन व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस कम्स व्हेन वी हैव अ पॉइंट इनसाइड द सॉलिड स्फेयर। चलो पहले सरफेस वाला कर लेते हैं, फिर इनसाइड वाला करेंगे। तो अगर सरफेस वाला केस है तो स्मॉल r विल बी इक्वल टू कैपिटल R। सरफेस वाले केस के लिए जब हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे, देन द गॉसियन सरफेस, अभी सरफेस वाला केस कहाँ है, मतलब यहां पर P पॉइंट हो गया सरफेस पर, ठीक है। इसको हम P1 ले सकते हैं, ये P1 था, ये P2 था। P2 पॉइंट अगर सरफेस वाले पॉइंट के लिए हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे, द गॉसियन सरफेस विल कोइंसाइड विद द सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फेयर। यानी कि इस केस में भी पूरा का पूरा चार्ज हमारा आ जाएगा गॉसियन सरफेस के अंदर। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा कि जब हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो जो उसमें स्मॉल r था, यानी कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, वो इस बार कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। सो इन दिस केस व्हाट विल बी द रिजल्ट? एवरीथिंग इज सेम, चार्ज एनक्लोज्ड इज सेम, ओनली डिफरेंस इज द स्मॉल r डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्फेयर। सो यहां पर स्मॉल r की जगह कैपिटल R आ जाएगा, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब डिफरेंस कब आएगा? जब हम स्फेयर के अंदर जाएंगे, यानी स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। जब ये वाला केस लेंगे तब हमें डिफरेंस दिखाई देगा, ठीक है। क्यों दिखाई देगा? चलो वापस डायग्राम में जाते हैं। ओके, सपोज अभी हमारा पॉइंट यहां पर है P3। सपोज P3 पॉइंट के लिए हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, देन व्हाट विल हैपन? लेट अस जूम इट अ बिट। ओके, P3 पॉइंट हमारा यहां आ गया। अब अगर P3 पॉइंट के लिए हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, ठीक है, P3 पॉइंट हम जनरल डिस्टेंस स्मॉल r ही लेकर चल रहे हैं, इन दिस केस स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, ठीक है। अब अगर हम P3 पॉइंट के लिए गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो वो कैसा होगा? ये हमारा गॉसियन सरफेस होगा। ये जो ब्लैक डॉटेड वाला बना रहे हैं, ये हमारा गॉसियन सरफेस हो जाएगा, ठीक है। दिस इज गॉसियन सरफेस। तो अब डिफरेंस देखो, जब हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो कोई इशू नहीं है, ये r डिस्टेंस का है, यहां पर हम सरफेस एलिमेंट लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल देखेंगे, एवरीथिंग विल बी सेम। लेकिन जब हम अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स लिखेंगे, देन व्हाट विल यू सी? गॉस लॉ में जो चार्ज की वैल्यू है, वहां पे चार्ज क्या लेते हैं? चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। तो इस केस में देखो, ये जो ब्लैक वाला स्फेयर दिखाई दे रहा है, कुछ चार्ज इस स्फेयर के बाहर दिख रहा होगा, देखो ये प्लस साइन स्फेयर के बाहर है और कुछ इसके अंदर भी हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि गॉसियन सरफेस के अंदर कुछ चार्ज तो आ रहा है, बट कंप्लीट चार्ज नहीं आ रहा है। पार्शियली द चार्ज इज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। जैसे पहले वाले केस में पूरा का पूरा चार्ज आ जाता था, इसमें ऐसा नहीं होगा। तो कितना चार्ज इसके अंदर आ रहा है गॉसियन सरफेस के अंदर? तो ये वाला जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम में, यानी ब्लैक वाले स्फेयर के अंदर जो वॉल्यूम है, केवल उस वॉल्यूम का चार्ज हमारे इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है, ठीक है। देन हाउ टू कैलकुलेट दिस चार्ज, जो कि क्यू नेट एनक्लोज्ड है इस केस के लिए, हम उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखो, तो यहां पर क्योंकि वॉल्यूम के साथ हमें चार्ज का रिलेशन पता लगाना है, तो हम एक काम करेंगे, हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्योंकि पूरे वॉल्यूम में चार्ज फैला हुआ है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस चार्ज स्फेयर क्या हो जाएगी? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि टोटल चार्ज Q को इस स्फेयर के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। कौन सा स्फेयर? जिस स्फेयर में चार्ज दिया गया, ये जो कैपिटल R रेडियस वाला हमारा स्फेयर था। सो Q बाय 4 पाई R स्क्वायर, सॉरी नॉट 4 पाई R स्क्वायर, ये तो एरिया हुआ, 4 बाय 3 पाई R क्यूब,
ये स्फीयर का वॉल्यूम हुआ, ठीक है, चार्ज बाय वॉल्यूम। सपोज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए हमने सिंबल यूज कर लिया रो, ठीक है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से हमें क्या पता चला, चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज है रो, तो इस वाले वॉल्यूम में यानी जो ब्लैक वाला जो हमारा गॉसियन सरफेस है उसके वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा। तो ये सिंपल यूनिटरी लॉ वाली बात बन जाती है कि यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज है तो इस गिवन वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा। तो ये सिंपल यूनिटरी लॉ वाली कैलकुलेशन है जो मैथ्स में पढ़ा था छोटे क्लासेस में, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, क्यू एनक्लोज्ड विल चेंज। क्यू एनक्लोज्ड कितना हो जाएगा, चार्ज इन द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। स्मॉल आर रेडियस वाले वॉल्यूम में कितना चार्ज हो जाएगा। तो कितना चार्ज होगा, चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। स्मॉल आर है रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस 4/3 पाई आर क्यूब, ओके। अब चाहें तो हम इसमें रो की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और ना चाहें तो वैसे ही रहने दो, चलो छोड़ देते हैं, नहीं करेंगे, लास्ट में करेंगे। तो ये हमारा क्यू नेट एनक्लोज्ड आ गया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इक्वेशन लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू Gauss law, how much is the flux? Phi is 1 by epsilon naught Q net enclosed. Now Q net enclosed is rho into 4/3 pi r cube, ठीक है। ये हमारा अकॉर्डिंग टू Gauss law हो गया। अब कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग फ्लक्स कितना आया था, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और Gauss law के अकॉर्डिंग कितना आ गया, ये आ गया। अभी दोनों को इक्वेट कर देंगे। Therefore E into 4 pi r square. This is calculated flux, and according to Gauss law, it is 1 by epsilon naught rho 4/3 pi r cube, ठीक है। तो r के पावर्स तो यहाँ कैंसिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये 2 था, इधर 3 था, 1 पावर ये डिवाइड हो गया, 4 पाई भी डिवाइड हो रहा है, चलो 4 पाई भी डिवाइड कर लिया। तो E कितना आ गया, 1 by epsilon naught rho बाय 3 इंटू आर, ठीक है। इतना आ गया 1 बाय एप्सिलॉन नॉट रो बाय 3 इंटू आर। ये क्वांटिटीज तो कांस्टेंट हैं। 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फीयर, एंड आर इज द डिस्टेंस। ये रेडियस नहीं है, ये रेडियस नहीं है स्फीयर का। स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन। पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन मीन्स व्हाट, the point where field is to be calculated. So in this case you can see what is the difference. देखो यहाँ पर क्या है, E is proportional to 1 by r square. In this case E is a constant because Q भी constant है, ये भी constant है, और ये radius of a sphere है. Obviously this is constant. But in this case what is the difference? E is proportional to r, ठीक है। इस केस में क्या है, E is proportional to 1 by r square. In this case E is constant, but in this case E is proportional to r. Okay? और अगर इसको कोई चाहे कि नहीं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के टर्म्स में ही लिखना चाहते हैं, यानी कि 1 by 4 pi epsilon naught ही हमें लिखना है, तो उसमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर ये जो डिवीजन कर रहे थे 4 पाई का वो नहीं करेंगे, तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के टर्म्स में आ जाएगा, ठीक है। देखो क्या आ जाएगा यहां से, फ्रॉम हियर इफ वी राइट, व्हाट डू वी गेट, E इज इक्वल टू 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई को डिवाइड नहीं किया है, ठीक है। तो क्या इधर आ जाएगा, रो इंटू आर, और इधर 4 पाई भी रहेगा। 4 पाई ये हमने डिवाइड नहीं किया, ठीक है। और इधर क्या, इधर कुछ नहीं, ठीक, ये आ गया। तो अगर इसको हम k लिख देते हैं तो क्या मिल जाएगा, 4 पाई k मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, रो इंटू आर। ऐसे लिखेंगे तो भी वही बात है, तो भी हमें E प्रोपोर्शनल टू R दिखाई देगा, ठीक है। अभी भी E प्रोपोर्शनल टू R हमें मिलेगा। ऐसे लिखेंगे तो भी E प्रोपोर्शनल टू R है, ठीक। और
अगर कोई चाहे तो इसमें रो की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकता है। रो की वैल्यू मीन्स डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, अगर चाहे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस वन कि E प्रोपोर्शनल टू R आ रहा है और आउटसाइड पॉइंट के लिए, हाँ ठीक है, यहाँ पे 3 छूट गया, चलो यहाँ पे 3 होगा। आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या आ रहा है, आउटसाइड पॉइंट के लिए E प्रोपोर्शनल टू 1/r² आ रहा है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, E और R का रिलेशन। ठीक है, तो अगर हम ग्राफ बना के देखें तो भी हमें ये डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि शेल के केस में और कंडक्टिंग स्फीयर के केस में और ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर हम ग्राफ बना के देखें, सपोज ये ग्राफ हमने बनाया, इधर ले लेते हैं R और इधर ले लेते हैं E। ठीक है, तो सॉलिड स्फीयर के केस में जब सेंटर से लेकर और सरफेस तक व्हाट हैपेंस, E इज प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, इनसाइड मतलब सेंटर से लेकर सरफेस तक, तो E प्रोपोर्शनल टू R है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन इन ग्राफ कैसा आता है, वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन अगर है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा ऐसे, कहां तक, जब तक सरफेस पर नहीं आ गए। जब सरफेस पर आ गए, यहां पर क्या है, यहां पर है E प्रोपोर्शनल टू R, और कितनी वैल्यू हो गई, थोड़ा जूम कर लिया जाए इसको, तो सरफेस पर कितनी वैल्यू हो गई, KQ/r²। इनसाइड में क्या है, इनसाइड में है E प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, इनसाइड में है E प्रोपोर्शनल टू R। और आउटसाइड पॉइंट के लिए, आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या होता है, आउटसाइड पॉइंट के लिए E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी इलेक्ट्रिक फील्ड विल स्टार्ट डिक्रीजिंग फॉर आउटसाइड पॉइंट। देखो यहां पर था ना ये E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो 1/r² मतलब है जैसे जैसे R बढ़ेगा E विल डिक्रीज, E डिक्रीज होने लगेगा। ठीक है, इस तरह का ग्राफ आएगा। तो शेल वाले केस में क्या डिफरेंस था कि इनसाइड पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था शेल के केस में, और कंडक्टिंग स्फीयर होगा तो भी सेम चीज आएगी, बिकॉज शेल एंड कंडक्टिंग स्फीयर आर एग्जैक्टली सिमिलर फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो यहां पर हम चाहें तो लिख सकते हैं E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ओके।